राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बेटे का विवाह 4 बार किया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो दांतों तले उंगली दबाई। क्या था आखिर बेटे के 4 बार विवाह करने का रहस्य? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुमित्रा जी के एक बेटा और एक बेटी थी। आज उनके बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ यह तो उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज सुमित्रा जी उसकी दूसरी शादी कर रही थी। सुमित्रा जी को यकीन था कि वह अपने बेटे का ख्याल रखेगी और बहू जो आएगी वह भी मेरे बेटे का ख्याल रखेगी, क्योंकि सुमित्रा जी का बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी। दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही थी, पर सुमित्रा जी का दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, सुमित्रा जी का दिल भी उतनी तेजी से धड़क रहा था और सुमित्रा जी चिंतित हो रही थी कि मेरी बेटी को इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह ही। सुमित्रा जी की जो बेटी श्रेया थी वह भी चिंतित थी और बोली थी, अगर आज भी माँ ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? सुमित्रा जी ने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा बोलो बेटा, मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकी थी, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ था। फिर से शादी जो उन्हें अपने बेटे की करनी पड़ रही थी। सुमित्रा जी का बेटा इससे बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली वाली पत्नी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। तभी सुमित्रा जी अपनी जेठानी से कहने लगी, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थकी हुई है, इसलिए लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। सुमित्रा जी की जेठानी ने कहा, सुमित्रा तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, काफ़ी सॉफी पिला के जो फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। सुमित्रा जी बोली, वह थक गई होगी बेचारी। तो वह कहने लगी, नहीं, आजकल कोई भी इतना नहीं थकता है। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए, सुबह उठकर तैयार भी होना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाह रही है। सुमित्रा जी की जेठानी वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, तो सबसे बड़ी भी थी परिवार में, इसलिए सुमित्रा जी ने सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उसने सुमित्रा जी को ही बातें सुना दी थी। फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर सुमित्रा जी थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गईं। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा तुम अपने परिवार की सबसे बड़ी हो और बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। तो उसने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? तब सुमित्रा जी ने कहा, अगर बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बातें कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर
मेरी बहू थोड़ी घबरा गई कि मैं किस विषय पर उससे बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं अपनी बहू के सिर पर हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब थक चुके थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें तो वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजा, मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गईं। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी, और वह लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान धीरे धीरे उठने लगे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला। मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी, जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया? सब उसको संभालने लगी, लेकिन मेरी बहू बेहोश हो गई थी। जब कोई उसे बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू को तो पानी के छींटे मारने पर भी होश नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे, और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा, अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज टूटी होती है या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे अपनी बहू की फिक्र थी। मैं वापस अस्पताल आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को बहुत समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी, और मुझे अपने घर जाने से ना तो कोई समाज रोक सकता है और ना ही कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। यह तो पहले भी हो चुका था। अरविंद की जब पहली शादी हुई थी, मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ। वह भी मेरी पसंद की लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी। वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना जाना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था जैसे वह अरविंद को पसंद करने लगी हो, और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात वो चिल्लाते हुए कमरे से भागी, और उसके बाद
मेरे बेटे की शक्ल देखने को भी उसने मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया था, बेटा अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब इस लड़की को भी समझाया ही जा रहा था, लेकिन यह भी कह रही थी, अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था, उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा कहकर और धमका कर चले गए। वे अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा बन गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेली सहनी पड़ी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं अरविंद पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है अरविंद दिमागी मरीज है। कोई कह रहा था पता नहीं उसने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज्यादा डर गई। जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असली वजह पता ही ना हो तो वह खुद ही कहानियां बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियां सच में कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फोन किया। भले वे हमसे रिश्ता खत्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उनका हाल चाल लेने के लिए फोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? और मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई और बोली थी, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है, खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? मेरे बेटे को मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी? उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थी। अरविंद की बात करूं तो अरविंद बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी जो अब वो नॉर्मल होती। वह बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था। अरविंद मेरी पहला संतान था। हमने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन हमारा इतना लाड़ प्यार देने पर भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता का घमंड जरूर था। वह कहता था मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता था, वापस कॉलेज से घर लाता था। घर के खर्चे के लिए पैसे भी देता था। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती हूँ कि गलत संगत में पड़ गया हो। मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता था। उसके दोस्तों की संगत अच्छी थी। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी तो मेरा बेटा मुझसे अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी तो अरविंद मुझसे कहता था, मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसी के साथ कर दें, बहुत अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ था यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में ऐसी क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था।
अपनी पत्नियों के साथ कि वे भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए आखिर उस रात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था। मैं भी यही चाहती थी, यह जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैंने सोच समझकर इस बार इस नतीजे पर पहुंची कि अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी मुझे ऐसी एक लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की थी। लड़की कम उम्र की रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है। मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने अरविंद को लड़की की फोटो दिखाई तो उसमें जो शादी से साफ इनकार कर दिया था। बोला, मम्मी जी मुझे शादी नहीं करनी है, इतनी आम सी शकल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी तो बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी शादी भी नहीं होगी। लेकिन एक मामला सोचती हूँ, कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया। शादी के लिए उसने अपनी रजामंदी दे दी और उठकर अपने कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में चोर जरूर था, वह मुझसे नजरें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच कर रखा था, इस बार मैं उस लड़की को अपने पूरे भरोसे में ले लूंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नियां डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था। फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी करा दी। लड़की का नाम रेशमा था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दो, भाई के हाल पर ही छोड़ दो, लेकिन मैंने उसे समझाया था, बेटी हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ और मामला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। इसलिए शादी निपट गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में ही कुछ मेहमान थे जो कि मेरे रिश्ते के नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले, मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनके परिवार वाले। रेशमा को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रेशमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, बेटी रेशमा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रेशमा आश्चर्य से मुझे देखने लगी थी। भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो सासू माँ अभी करना चाहती है? मैंने रेशमा को समझाते हुए कहा, बेटी अरविंद से इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने अरविंद को शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकत करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुमसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है, बस तुम्हें उसके डराने धमकाने या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। रेशमा ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हो गई थी और रेशमा को आराम करने को बोलकर
बाहर आ गई थी। मैं अपने कमरे में नहीं गई थी, वह हर हाल में मैं वहीं सोफे पर लौट गई। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया था कि बेटी तुम जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, मम्मी जी आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति तो जा चुकी थी। मैं सोफे पर लौटी, दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी और दुआ मांग रही थी, हे भगवान यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। घड़ी की जो टिक टिक भी मेरे सर पर ही हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी, तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रेशमा चीखते हुए बाहर आई थी, पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया और मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया, तो वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। रेशमा तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में शादी को निभाने की सोच रही थी, लेकिन रेशमा भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रेशमा के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत में भी कर सकते हैं। मैं तो सदमे की हालत में फोन पकड़े हुए सोफे पर बैठ गई थी। यानी अब अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां थीं, लेकिन रेशमा तो विधवा और गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रेशमा को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तब भी तो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में जो वह जेवरात दुल्हन को देते थे। दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी, फिर भी आखिर ऐसा क्या किया कि ऐसी खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच के फटा जा रहा था, कैसे पता लगाएं आखिर बात क्या है। अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता था। लेकिन अब मैं हर वक्त अरविंद पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती थी। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिसे मैं सुराग लगा सकूं कि आखिर सच क्या है, आखिर सच्चाई को मैं जान सकूं। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ अब नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह वह रहता था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अरविंद के दोस्त को फोन लगाया जो विदेश में रहने वाला था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम नितिन बेटा तुम अरविंद के इकलौते दोस्त हो जिससे अरविंद अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे अरविंद के बारे में कुछ बताओ, उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई जब नितिन ने अपने दोस्त के बारे में कहा कि उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और बस यही बात मुझे बड़ी अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गईं? लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को क्यों नहीं बताई जो कि उसका सबसे अच्छा जिगरी यार था? यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात की पत्नी का भाग जाना और वो भी 3 पत्नियों का, तो यह बहुत शर्मिंदगी की बात भी होती है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अरविंद को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर अरविंद की शादी के लिए सोचा।
मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया और कुछ नहीं छुपाया। लड़की भी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में आप लोगों का जो भी खर्चा होगा वह मैं करूंगी। आप लोगों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था। लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई थी, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी सी घबराई थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ भी हो आंटी जी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की जिंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे मैं सहन करूँगी, और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। दिल ही दिल में मैं खुश हो गई। अगर सुमन मेरी बहू बनती है तो मेरे घर में टिकी रहेगी, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत खूबसूरत भी थी। और इस बार शादी मंदिर में हुई। सब कुछ ठीक था, और हैरानी की बात तो यह थी, रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं परेशान थी, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे का अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। अरविंद कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। अरविंद के चेहरे से भी चिंताजनक जो झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि सुमन को जल्दी होश आ जाएगा। अरविंद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं सुमन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी, यह कहते हुए कि मुझे आपके यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी, तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन सुमन कहने लगी, मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए सुमन बोली, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप आंटी जी मुझे इस घर में रहने को ना कहें। मैंने सुमन से कहा, लेकिन सुमन, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है, मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझे बताओगी, तुमने मुझसे वादा किया था। तो सुमन कहने लगी, आंटी जी, अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक नहीं सकी। सुमन भी चली गई। मैं इंतजार कर रही थी कि अपने आप ही कुछ देर में सुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला था, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सुमन ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। अरविंद की तीनों पत्नियों ने तो एक दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि आखिर क्या है, इसका मतलब क्या था। सुमन ने अभी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा अभी उसने तलाक नहीं मांगा था। अब मैं अरविंद का चेकअप करा कर ही रहूँगी। अपने होश और हवास में तो अरविंद ऐसा कभी नहीं करने देगा। लेकिन एक दिन मैंने अरविंद को खाने में नींद की दवाई मिला दी। अरविंद को गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अरविंद के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा।
डॉक्टर चला गया। शायद सुमन ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। अरविंद की तीनों पत्नियां चली गई थीं और मैं फिर भी बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी थी। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया। उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी की पहली ही रात उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सुमन डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी थी और अंदर कमरे में चली गई थी। मैं सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके घर नहीं रह सकती। आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सुमन को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करो। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ लेकर सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने सुमन से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत कहो, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि वह मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई। मैं सुमन को अपने घर लेकर आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता बहुत ही खुश थे कि अपनी बेटी को विदा किया उन्होंने खुशी खुशी। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैंने अरविंद के कमरे में बिठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं रहूँगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, मैं वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं अरविंद के कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी सवरी बैठी सुमन पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी सी बैठी थी, जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तभी अचानक बाथरूम में से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनते ही सुमन बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। डर से वो थर थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो अरविंद गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों? तभी अरविंद बाहर निकला। अरविंद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन लिए थे। बहुत ही बेहुदा सा या यूँ कहिए बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतर रहा था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। बोला, मैंने तुमसे मना किया था ना, मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। अंदर से जो यह बात बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा था। सुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी और अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? अरविंद ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन अरविंद? परमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग खड़ी हुई थी। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा था और यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा लिया था। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सख्ते में और डरी हुई थी। सुमन कहने लगी, आंटी जी, मुझे नहीं मरना है, अरविंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, मेरे साथ मेरे भाइयों को भी।
मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा सुमन, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और फिर मेरे दिमाग ही नहीं थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। सबसे पहले मुझे ख्याल मेरे दिल में यही आया, शायद अरविंद पर किसी भूत का साया है। सुमन को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से बताया था। साथ में मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है अरविंद पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता है किसी भूत का साया है, मुझे तो अरविंद एक दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन में ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये दौरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे में ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो इसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देकर चले गए। सुमन जाग चुकी थी। रात से अब थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। अपने आप टेंशन ना लें, वो कहने लगी। और नाश्ता करते हुए सुमन बोली, मुझे लगता है अब मुझे घर चले जाना चाहिए आंटी जी। सुमन के सर पर मैंने प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, तुम मुझे मम्मी जी कहा करो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? सुमन हैरानी से मुझसे कहने लगी थी। मेरे बहुत समझाने पर और अपने माँ बाप की हालत को देखते हुए सुमन राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन को कहा था, सुमन बेटा, अब एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल को ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला था। सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। अरविंद एकदम तरोताजा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराजगी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने देखा अरविंद एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बातें कर रहा था। उसे पता ही नहीं कि रात क्या हुआ था। मैंने कहा, बेटा, पता नहीं कैसे बंद हो गया दरवाजा, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं अरविंद के कमरे में गई। उसके कमरे की तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई प्रोमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। प्रोमिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगे थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। प्रोमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे उसके मायके भेज दिया था। दुल्हन को देखकर प्रोमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रोमिला के करैक्टर में अरविंद ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाई दूंगा और जो उपन्यास अरविंद पढ़ता है वे सारी किताबें आप उसके रूम से बाहर निकाल दें और धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे प्रोमिला के करैक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक होने लगा था। सुमन अरविंद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती अरविंद की निगाहें उसका पीछा करती थी। अरविंद का इलाज चलते चलते आज 3 महीने हो चुके थे। सुमन ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे मैंने
जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली थी। सुमन अब मेरे साथ कमरे में सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास था कि अब हम अरविंद को बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा, सुमन, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। सुमन नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया, सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। शायद उसे भी यकीन हो गया था अरविंद अब ठीक हो चुका है। वह भी अरविंद की प्यार भरी नजरों को समझ चुकी थी। सुमन, मैंने उससे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दरवाजा खुला रखना, दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूंगी मैं, जब तक कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग आना। रात को अरविंद के आने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद के बेड को भी बहुत अच्छी खूबसूरती से सजाया। मैंने अरविंद के आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजे सजाए कमरे में बैठा दिया था। बाहर आ गई थी मैं और अरविंद आ चुका था। खाने खाते हुए अरविंद की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी अरविंद किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर बाद अरविंद खुद ही बोलने लगा, मम्मी जी, सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं गई है क्या? मेरे बोलने से पहले श्रुति बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि श्रुति अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तो मैं अपने सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी अरविंद के पीछे पीछे चली गई और बाहर गेट पर रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ ही देर में मुझे सुमन और अरविंद की सरगोशियां सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी सरगोशियों में मैं मुस्कुरा दी और अंदर तक मेरे सगुन उतर गया था। मन ही मन मैंने भगवान का धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आकर सगुन से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी उठकर मैं किचन की तरफ भागी तो सुमन को किचन में पहले ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की नजरें झुकी हुई और शर्मीली मुस्कुराहट में ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह अरविंद जी को कॉफी चाहिए थी, वही बना रही थी। सुमन को कॉफी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद के और सुमन के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।